एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए कुछ नया लेके आया हूँ। कुछ नया नहीं, इस बार बहुत कुछ नया होने वाला है। नया सिलेबस होगा, नया क्लास होगा, नए तौर तरीके होंगे। ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे अब अगली क्लास में आ चुके हैं और जो 8 के बच्चे हैं वो अब 9th में आ चुके हैं। और 9th में आने के बाद सबसे पहले जो मैंने शुरू किया है पढ़ाना वो है सोशल साइंस का हिस्ट्री सब्जेक्ट। हिस्ट्री का पहला चैप्टर आप सभी ने अभी तक सिलेबस तो देख ही लिया होगा। सिलेबस में सबसे पहले चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो है फ्रांसीसी क्रांति। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं, अभी तक हमने कई बार आप लोगों को फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा रखा है, लेकिन इस बार से ना थोड़ा सा हम भी जो है अपना स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, फैमिली बड़ी हो रही है, वैसे वैसे अब हमारे पढ़ाने का तौर तरीका भी आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको आगे की स्लाइड में लेके चलता हूँ। ये कुछ साजो सजावट है जो आपको फ्रांसीसी क्रांति से पहले पढ़ना है। फ्रांसीसी क्रांति अर्थात फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम अभी तक हिस्ट्री में जितनी भी चीजें पढ़ते आ रहे हैं ना, या इतिहास में जो भी क्रांति की शुरुआत है उसे हम कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति से ही लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो क्रांति है पूरे वर्ल्ड में, रेवोल्यूशन जो है वो फ्रांस के अंदर ही शुरू हुआ था। यहीं से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की नींव रखी गई थी, डेमोक्रेसी की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th की नहीं है। क्लास 9th के बाद क्लास 10th 11th 12th यहाँ तक कि कॉलेज के बच्चों को भी फ्रांसीसी क्रांति के रिलेटेड चीजों को अक्सर पूछा जाता है। तो आप सभी को बड़े ही ध्यान से फ्रांसीसी क्रांति को देखना है, समझना है। अगर कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और फ्रांसीसी क्रांति के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, महिलाओं को लेके, वहां के डायरेक्टरी को लेके, लुई सोल्वे को लेके, नेपोलियन बोनापार्ट को लेके, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको पॉइंट टू पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले की फ्रांसीसी क्रांति। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फ्रांसीसी क्रांति क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम शुरुआत करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के कुछ तस्वीरों से, क्योंकि हो सकता है कि कई बार ना टेक्स्ट से ज्यादा आपको पिक्चर के माध्यम से आप चीजों को समझ सकते हैं। तो हमने कुछ पिक्चरों को ऐड किया है। सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर जो है वो यही बयां कर रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हो क्या रहा था। ये लोग जितने भी आपको दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं फ्रांस के रहने वाले व्यक्ति हैं और किसी न किसी कारणवश परेशान है, इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगे की स्लाइड में मैं आपको आगे की तस्वीर दिखाता हूं। ये भी हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही रिलेटेड तस्वीरें हैं। क्या होता है कि ये सारे जितनी भी तस्वीरें हैं ना वो AI जनरेटेड है, मतलब ये वैसे ही रूप को आपको दिखाना चाहता है जो फ्रांस के क्रांति के दौरान हो रहा था। तो ये तस्वीरों में आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताया गया है। ये जो किला आपको दर्शाया गया है ये वास्तिल किला है। तो इन सभी मुद्दों के बारे में आपको इस चैप्टर में चर्चा करना है। सारे पॉइंट्सों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं हम आगे की स्लाइड में। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कुछ सारांश, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन जिसके माध्यम से आप चैप्टर को समझ पाएंगे। पूरे चैप्टर का एक निचोड़ जो 2 स्लाइड में ऐड किया गया है। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। बड़े ही ध्यान से लाइनों को समझना है। कब? 14 जुलाई 1789 की बात है। 1789 के समय में 14 जुलाई को सुबह का ही समय, मॉर्निंग के समय, कहां? पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। लोग बड़े ही भयभीत थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। उनको डर था कि अब आगे के स्टेप में राजा क्या करने वाला है। राजा को डर था कि आगे के स्टेप में जनता क्या करने वाली है। तो ये डर का माहौल बना हुआ था, आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। सम्राट कौन? जो फ्रांस का राजा था उसे हम सम्राट के नाम से जानते हैं। आप लुई सोलवा कह सकते हैं। लुई सोलवा उस समय फ्रांस का सम्राट था। तो लोग डरे सहमे हुए क्यों थे? लोगों के मन में भय क्यों था? लोग इस माहौल में जी रहे थे जैसे कि उनको लग रहा हो कि राजा की सेना बहुत जल्द उनके ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, उनको मारने वाले हैं, उनसे जगह जमीन छीनने वाले हैं। तो अब ऐसे माहौल में तो हर व्यक्ति डरा हुआ महसूस करेगा, हर व्यक्ति डर जाता है। तो सम्राट ने क्या कहा? सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। अब यहां पे अफवाह मतलब समझते हैं, गलतफहमी।
लोगों को ऐसा लगा कि राजा ने क्या कह दिया, सम्राट ने क्या कह दिया कि जाओ शहर में घुसो और जो लोग दिखे उनको धू 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 करके उड़ा दो, गोली मार दो, उनको खत्म कर दो। तो अब ऐसे माहौल में अगर आप सोच लो, अगर ऐसी जगह पे आप हो और पता चले कि कोई आ रहा है जो आपको मार देगा, पूरे गांव में गोली चला देगा, तो ऐसे में तो हर व्यक्ति डर जाता है ना, हर व्यक्ति के मन में डर आ जाता है। ऐसा ही कुछ 14 जुलाई 1789 में पेरिस में था। लोग आतंकित थे, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि राजा का सेना आ रहा है, राजा ने आदेश दे दिया है कि गोली मार दो, खत्म कर दो। तो लोग बहुत डर गए, लेकिन ये अफवाह थी, ऐसी कोई बातें नहीं थी। लोग ने एक दूसरे को अफवाह मतलब कानाफूसी करते करते बातों में इतना न मसाला लगा दिया ना, इतना मसाला लगा दिया कि 1 का 3 हो गया। जैसा कि अक्सर गांव घर में क्या होता है, चुगली होता है ना, चुगली करना समझते होंगे आप। चुगली, आप बोलो कुछ, उसमें वो कुछ और लगा के किसी को बोल दिया, वो व्यक्ति सुनेगा, उसमें 2-4 बातें अपनी तरफ से जोड़ देगा और वो फैला देगा। तो बात कुछ नहीं था और बात को फैला के वो चीजें बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसा ही अफवाह कुछ 14 जुलाई 1789 को पेरिस शहर में था कि लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, भयभीत थे, क्योंकि उन्हें पता चला कि राजा ने अपने सेना को बोला कि जाओ भाई शहर में घुस जाओ और जो दिखे उसको गोली मार दो, उड़ा दो, खून कर दो, मर्डर कर दो, गुलेटिन कर दो। अब मेरे मुंह से एक गुलेटिन शब्द आ गया, तो गुलेटिन के बारे में भी हम आगे की स्लाइड में आपको बताएंगे कि गुलेटिन क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं। लगभग 7000 मर्द पुरुष, मेन मतलब मर्द, मर्द मतलब समझते हैं ना, पुरुष 7000 मर्द थे और औरतें भी थी, जो टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। वहां पे एक टाउन हॉल था, बहुत बड़ा पैलेस था, जगह था, भवन कह सकते हो, घर कह सकते हो। उस घर के सामने 7000 मर्द तथा औरत खड़ा हो गए। उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्माण किया। अब मरता क्या नहीं करता, जब अफवाह इतनी फैली गई कि राजा सैनिक को भेज दिया है, राजा कह रहा है कि जो दिखे उसको मार दो, खत्म कर दो, तो 7000 महिला पुरुष खड़े हो गए कि अब हम लोग अपनी भी एक सेना बना लेते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, अपने लोगों का एक मतलब जत्था तैयार कर लेते हैं ताकि राजा के उस सेना से लड़ा जाए। तो एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियार, अब आम लोग जो था, जो पब्लिक होता है, हम लोग के पास गोली वोली है, बंदूक है नहीं, है ना। हम लोग आम पब्लिक के पास गोली बंदूक का क्या काम होगा, हम लोग के पास तो गोली बंदूक का कोई काम नहीं है। तो वो जो आम लोग 7000 टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए, तो वो तो अपना सेना तो बना लिया उन लोगों ने, लेकिन उनके पास तो न गोली था, न बम था, न बारूद था, न पिस्तौल था, न तलवार था, न भाला था। तो वो लड़ते किस चीज से? अब बेचारे के पास कुछ था नहीं, तो हथियारों की खोज में वो बहुत सारे सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अब इन्हें हथियार की जरूरत थी, इनको बंदूक की जरूरत थी लड़ने के लिए। तो जितने भी सरकारी जगह थे ना, जहां पे सरकार के द्वारा से बम, बारूद, गोली ये सब रखा जाता था, उन सभी भवनों में घुस गए और हथियार ढूंढने लगे, ताकि राजा का अगर सेना अगर आता है तो उससे लड़ा कैसे जाएगा। तो ये करने के लिए वो भवनों में, भवन का मतलब होता है हाउस, जबरन प्रवेश कर गए। अब आपको जो पीछे तस्वीर दिख रहा है, ये देखिए, ये एक तस्वीर जो है, हालांकि ये भी बास्तिल किला ही है। बास्तिल किला के बारे में हम बड़े विस्तार से आपको समझाने वाले हैं, क्योंकि हर एक मुद्दा, हर एक पॉइंट आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है कि कैसे एक दूसरे से लोग भिड़ रहे हैं। यहाँ पे आपको भाले वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, कुछ लोगों के पास बंदूक भी है, लाठी है, लोग गिरे हुए हैं। यहाँ पे देखिए आपको बंदूक वाले लोग भी दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के पास भाले हैं। तो ये सब जो तस्वीर जाहिर क्या करता है, इन सब तस्वीरों के माध्यम से आप समझ क्या पा रहे हैं? तो ये तस्वीर आपको यही बता रहा है कि कैसे आम नागरिक वहां पे डरे सहमे हुए थे, कैसे उनको डर लगा हुआ था कि भाई अब तो राजा का सेना आ रहा है, मार देगा, ले जाएगा उठा के, काट देगा, ये करेगा, दिस दैट करेगा। तो अपने बचाव के लिए ये लोग सरकारी दफ्तरों में घुस गए, ऑफिस में घुस गए, वहां से जबरन हथियार लूटने की कोशिश करने लगा। अब आपको पता है कि सांप आपको काटने आ रहा है, तो आप बैठ के इंतजार थोड़ी ना करोगे कि सांप आएगा, मुझे डसेगा और मैं मर जाऊंगा। ऐसा तो कोई नहीं करता। हमारे हाथ में जो लगेगा, लाठी, डंडा, सोंटा, हम सांप को मारने की कोशिश करेंगे इससे पहले कि वो मुझे मार दे। तो यही बात चल रही थी। अफवाह इतना ज्यादा फैल गया कि लोग डर गए, सहम गए। हो सकता है कि कोई उस पेरिस शहर का नागरिक 10-15 सैनिकों को आते हुए देख लिया होगा, हथियार उथियार के साथ। अब वो आदमी देख के आके शहर में 2 आदमी को कह दिया कि भाई सेना सब आ रहा है। अब वो 2 आके जाके 4 को कह दिया, अरे भाई सेना सब आ रहा है, मार देगा। ये अफवाह इसी तरह फैल जाती है।
इसी तरह छोटी छोटी बातें बड़ा बवंडर तैयार कर देता है। तो यही कुछ हो रहा था। आगे की स्लाइड में मैं आपको लेके चलता हूं। अंततः ये 7000 जो टाउन हॉल के सामने महिला और पुरुष अपना जनसेना ग्रुप अपना हौसला बढ़ा रहे थे, सैकड़ों लोगों का एक समूह क्या किया, पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। वहां पे तो 7000 लोग थे ना, उस 7000 में से कुछ 100 लोग, कुछ 100 में कुछ 100 लोग पूर्वी भाग की ओर चल दिए। कहां? पूर्वी भाग की ओर चल दिए और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला। वहां पे एक बास्तील किला था। इससे पहले वाले स्लाइड में जो मैंने आपको दिखाया था, ये हमारा बास्तील किला है। यहां पे लोग पहुंचे और इस किले को तोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये किला क्या है? किला के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। आगे की स्लाइड में पहले ये देख लीजिए कि चल पड़ा और बास्तील किले को तोड़ दिया, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। इन लोगों को क्या लग रहा था कि बास्तील के किले को तोड़ेंगे, बहुत बड़ा किला था, वहां पे राजा का सामान सब रखा जाता था, तो किले को तोड़ दिया। इनको लगा कि यहां से तो खूब बंदूक मिलेगा, बारूद मिलेगा, गोला मिलेगा, तलवार मिलेगा, भाला मिलेगा। वो इसी कारण से उस जगह को तोड़ दिया। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया। जो किला का कमांडर होता है, जो जेल का कमांडर होता है, या फिर आप जेलर कह सकते हो, जब मारपीट हो रहा था वहां पे ये लोग हथियार लूटने की कोशिश कर रहे थे, तो इस लूट फूट में, मारपीट में जो बास्तील किला का कमांडर था ना, वो मारा गया, खत्म हो गया, उसको मार दिया गया। आम लोगों के भीड़ ने उसको मार दिया। कमांडर क्या हुआ? मर गया और कैदी छुड़ा लिए गए। अब मतलब आप समझ सकते हैं कि बास्तील क्या था। बास्तील एक जेल था जहां पे कैदियों को जबरन जबरदस्ती राजा का निरंकुशता दिखाता था, जबरदस्ती उसको उस किले में रख दिया। तो जब लोगों को हथियार नहीं मिला तो बास्तील किले में घुस गए, उन्हीं के किले को तोड़ दिया। वहां का जो जेलर था वो बचाने आया, मतलब कि लोगों को भगाने आया, तो लोगों की भीड़ ज्यादा थी, कमांडर को भी मार दिया। और कमांडर को मारकर वहां पे जो कैदी थे, जो उस जेल में कैदी बनके जिनको राजा ने जबरन ठूंस रखा था, उसको छुड़ा लिए। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। अब सोचो क्या हुआ, बेचारे के साथ तो खुदा पहाड़ निकली चूहिया हो गया। इतना बड़ा जेल तोड़ा, सैकड़ों लोगों ने मारपीट की, कमांडर को भी मारा, लेकिन वहां से सिर्फ और सिर्फ 7 कैदी ही निकले। मतलब पूरे किला में सिर्फ और सिर्फ 7 कैदी ही बंद थे। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था। सम्राट जो था, जो फ्रांस का उस समय राजा हुआ करता था, उससे तो लोग कोई पसंद नहीं करते थे। राजा को कोई पसंद नहीं करता था। बहुत सारे कारण थे। राजा क्या करता था, जबरन लोगों को उठा के जेल में डाल देना, उनके साथ मारपीट करना, उनको फांसी पे चढ़ा देना। तो लोगों को लगता था कि ये राजा पागल हो गया है, ये राजा का निरंकुश शक्ति है जिस पर कोई अंकुश नहीं है, जिस पे पावर पे इसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो इस कारण से बास्तील किला से लोग घृणा करते थे। लोगों को लगता था कि राजा अपनी मनमानी करता है, जबरदस्ती लोगों को यहाँ पे कैद में रखता है। इस कारण से उस किले से सभी लोग नफरत करते थे, घृणा करते थे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैंने आपको बास्तील किले के बारे में पहले भी बताया था। पीछे आपको बास्तील किला ही दिख रहा है। ये बास्तील किला है, ये लोग लड़ रहे हैं, ये कमांडर है, बाद में ये भी मारा गया, इसको तोड़ ताड़ दिया गया। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 7 कैदी को रिहा करा पाए, क्योंकि यहाँ पे 7 कैदी थे। देखिए, ऊपर भी लड़ाइयां चल रही है, ऊपर भी लोग नीचे से किले के ऊपर पहुंच गए, वहां भी मारधार कर रहे हैं। तो ये जो फोटो है, ये जो इमेज है, ये आपको यही बताना चाह रहा है कि कैसे बास्तील किला को ध्वस्त किया गया, कैसे बास्तील किला के कमांडर को मारा गया, और बास्तील किला को तोड़ने के बाद वहां से सिर्फ और सिर्फ 7 कैदी को रिलीज किया गया। मतलब इतने बड़ा किला को तोड़ने का कोई खास फायदा इनको नहीं मिला। लेकिन लोग तो गुस्से में थे। लोग को क्या चाहिए था? बंदूक चाहिए था। लोगों और क्या चाहिए था? भाला चाहिए था, तलवार चाहिए था, ताकि राजा का जो सैनिक आ रहा था उससे लड़ सके, उससे भिड़ सके। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। इसलिए किले को ढहा दिया गया। ढहा दिया का मतलब होता है तोड़ दिया गया। मतलब कि वहां पे इतना ना बम वम मारा गया कि उस किले को ध्वस्त कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। किले को तोड़ दिया गया। किले को तोड़ने के बाद उसमें से जो पत्थर निकल रहा था, जो ईंट निकल रहा था, जो खिड़कियां दरवाजे निकल रहे थे, उसको लोग मार्केट में बेचने चले गए।
कि भाई इसे बेचेंगे, और लोग खरीद भी रहे हैं, वहां के लोग उसे खरीद भी रहे थे, इसलिए क्योंकि वो याद की तरह संजोना चाहते थे। लोग इसे खरीदना भी शुरू कर दिए, क्योंकि लोग चाहते थे कि जिस प्रकार से राजा का निरंकुश शासन का ये प्रतीक था, लोग घृणा क्यों करते थे, क्योंकि राजा जबरन लोगों को उसमें कैद कर देता था। तो इस कारण से लोग उसे खरीद रहे थे कि हम इसे संभाल के रखेंगे और बताएंगे अपने आगे के जनरेशन को कि कैसे हम लोगों ने बास्तील के किला को तोड़ा, ये उसका ईंट है, ये उसका खिड़की है, ये इसका पत्थर है, इसलिए लोग उसको खरीद रहे थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। जब भी एक बड़ी लड़ाई होती है ना, तो इतना जल्दी शांत नहीं होता, उस बड़ी लड़ाई के पीछे कई सारी छोटी छोटी लड़ाइयां भी होती है। तो पेरिस में क्या हो रहा था कि पेरिस के अंदर जब ये बड़ा लड़ाई चल रहा था, इसके बाद भी कई महीनों तक छोटी छोटी लड़ाइयां भी अलग अलग गांवों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लोगों के बीच कंटिन्यू चल रहा था। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। यहां पे लोग खाने के लाले पड़े हुए थे, यहां पे लड़ाई खाने के लिए भी हो रहा था, क्योंकि फ्रांस का जो मुख्य भोजन है ना, वो ब्रेड है। याद रखिएगा, फ्रांस का ज्यादातर लोग जो है ना, वो मॉर्निंग में ब्रेड ही वगैरह खाता है, और ब्रेड को हम पाव रोटी कहते हैं। तो पाव रोटी जो है वो इतना महंगा हो गया कि लोग उसे खरीद नहीं पा रहे थे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इस कीमतों में जो पाव रोटी का कीमत था वो इतना ज्यादा हो गया कि लोग उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि आदमी को सबसे पहले जो बेसिक नीड है, जो जरूरत है, वो क्या है? भोजन ही तो है। पहले भोजन रहेगा तभी तो वो लड़ेगा, तभी तो वो संघर्ष करेगा। तो वहां पे लड़ाइयां जो है वो पाव की कीमतों के विरोध में भी हो रही थी। लोग कह रहे थे कि भैया इतना महंगा नहीं होना चाहिए, ये बहुत महंगा हो गया, इतना महंगा होगा तो हम खरीदेंगे कैसे, हम खाएंगे कैसे, हम जिएंगे कैसे, हमारा अफोर्ड नहीं हो पा रहा है कि हम इतनी महंगे ब्रेड को खरीद सकें। अगला पॉइंट कहता है, बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने से हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसा नतीजा का उम्मीद नहीं था। ये जो आपने पढ़ा है अभी तक, या फिर जो आपने सुना है कि बास्तील में क्या हुआ, किले को क्यों ढहा गया, कैसे टाउन हॉल के सामने 7,000 लोग खड़े हो गए, कैसे अफवाह फैलाया गया कि राजा ने सेना को शहर में घुसेड़ दिया है और कहा है कि गोली चलाओ, मारो, लोग आतंकित भयभीत थे। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं ना, इसको इतिहासकारों ने कहा कि इन्हीं घटनाओं के कारण फ्रांस के सम्राट लुई 16वें को फांसी पे लटका दिया, हैंग कर दिया, फांसी पे टांग दिया, गुलेटिन कर दिया, मतलब गला काट देना। और इस बात का मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा समय आएगा इस छोटी मोटी लड़ाइयों के कारण कि ये एक विशाल रूप पकड़ लेगा और अंत में फ्रांस के राजा लुई 16वां को ही खून कर दिया जाएगा, उसका मर्डर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड आपको फिर से वही लड़ाइयां हैं, वही बास्तील का किला है, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, जो मुद्दा हमें पढ़ना है वो लगभग कनेक्टिंग है, बास्तील के किले से है, लुई 16वें से है, 7,000 लोगों से है, टाउन हॉल के सामने क्या हुआ, कैसे लोग पूर्वी ओर चले गए, कैसी लड़ाइयां हुई, कैसे कमांडर मारा गया। तो ये सब अभी तक का रिकैप था। आगे की स्लाइड में मैं आपको लेके चलता हूं। आगे की स्लाइड में भी आपको ये धुआं, मार, झंडा, लोगों का मरा, लोगों का गिरना, लोगों का जान जाना, ये सब कहीं ना कहीं, देखो कहीं ना कहीं ये जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, जितना भी धुआं आपको दिखाई दे रहा है, ये जितने भी पैलेस में आग लगाए जा रहे हैं, ये सब जो है वो फ्रांस के क्रांति के दौरान ही हुआ। क्योंकि फ्रांस की क्रांति दुनिया का सबसे पहला ऐसा क्रांति था जहां से डेमोक्रेसी की नींव पड़नी शुरू हुई। इससे पहले हर जगह उस समय के समकालीन समय में भी सिर्फ राजाओं का शासन था, कहीं पे भी डेमोक्रेसी नहीं था, कहीं पे भी मतदान नहीं होता था, कहीं पे भी वोट नहीं होता था, कहीं पे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं थे, सिर्फ राजा था और राजा का शासन था। मतलब निरंकुश शासन, मतलब राजा का जो मन होगा राजा वही करेगा, राजा का जिसका मन होगा फांसी चढ़ा देगा, राजा को जिसको मन होगा जेल में डाल देगा। ऐसा ही जेल बास्तील किला भी था। तो ये सारे जो इमेज है वो आपको कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति के दौरान होने वाली घटनाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे की स्लाइड में आपको लेके चलता हूं। अब यहां से हमारा मुद्दा शुरू होता है। सन 1774 में बुर्बो राजवंश लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। आपसे प्रश्न भी ये भी पूछा जा सकता है कि लुई 16वां जो था वो किस राजवंश से था, आपसे पूछा जा सकता है।
कि किस राजवंश से था? आप बताएंगे बुर्बो राजवंश से था। नाम क्या था? लुई 16वां सम्राट बना। कब? 1774 में। कौन बना? लुई 16वां। ये रोमन काउंटिंग में लिखा हुआ है 16 नंबर, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, मतलब फ्रांस का राजा बन गया। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी। जब लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा तो उसकी आयु सिर्फ और सिर्फ 20 ईयर्स था। 20 साल का था वह लड़का जब उसे राजा बनाया गया, और उसका विवाह भी हुआ। उस 20 साल के लड़के की शादी भी कराई गई, और वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। ध्यान से समझिएगा। 1774 का समय है। लुई 16वां को सम्राट बनाया गया। लुई 16वां बुर्बो राजवंश का था। जिस समय उसे सम्राट बनाया गया उसकी आयु सिर्फ और सिर्फ 20 साल थी। 20 साल के उस राजा का शादी भी हुआ था, जो ऑस्ट्रिया जैसे देश की राजकुमारी थी, और उस राजकुमारी का नाम मैरी एंटोनेट था। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कैसी राजकुमारी थी, कैसा नाम था, तो मैं आपको आगे के स्लाइड में ना राजकुमारी से रूबरू करवाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि राजकुमारी उस समय कैसी हुआ करती थी, रानी कैसी हुआ करती थी। देखिए, राज्यारोहण के समय, राज्यारोहण का मतलब होता है जब लुई 16वां को 1774 ईस्वी में राजा बनाया जा रहा था, बेचारा राजा बना। अब हर बच्चे की इच्छा होती है, हमें भी इच्छा है कि हमें कोई प्रधानमंत्री बना दो। आप लोगों की भी इच्छा होगी, यार पैसे इतने होते मजा आ जाता, महंगे फोन होते, आईफोन होता, महंगे एचडी लेवल पे गेम खेल रहा होता, एसी वाली गाड़ी होती, घर में एसी लगा होता, फ्लैट में मस्त सोए होते। तो मतलब अच्छी चीजों की लालसा तो हर व्यक्ति को होता है ना। राजा क्यों बनना है? राजा बनना है भाई। राजा बनने का मतलब यही है कि ऐश करेंगे, 200-400 शादी करेंगे, रानियां होंगी, कोई पंखा हिलाएगा, कोई भोजन लाएगा, एकदम बड़े से थाल में तरह तरह का 56 भोग आएगा, नृत्य चलेगा हमारे राजपाट में, हम घोड़े पे सवार होके चलेंगे, पगड़ी वगड़ी बांध के, सब नमस्ते बाबूजी करेंगे। मतलब राजा का तो यही मतलब होता है। ये बेचारे के साथ यहाँ पे गड़बड़ा गया, मैटर ही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको राजा बनाया गया, ये बेचारा का राजे कोष खाली था, पैसे नहीं था राज्य में। अरे पैसा होगा तब ना एंजॉय करता। राजा को राजा बनने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा ही नहीं है अब उसके पास, तो अब वो क्या, वो तो उसका तो पूरा सपना ही चकनाचूर हो गया। वो कहा भाई हम तो राजा बन गए हैं, लेकिन यहाँ तो राजकोष ही खाली है। राजकोष का मतलब होता है राजा का बैंक। जैसे हमारे जैसे बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम है ना, जिससे अर्थव्यवस्था चलता है, जिससे देश चलता है, वैसे ही राजा के उस समय अपना एक बैंक हुआ करता था। उस बैंक में पैसे नहीं है। अब बेचारा परेशान। अब इनके पास पैसा क्यों नहीं था? क्योंकि लंबे समय तक यह युद्ध में लड़ाइयां कर रहा था। फ्रांस उस समय बहुत लंबे समय से युद्ध कर रहा था। और आपको पता है, जब भी आप किसी देश के साथ लड़ो या राज्य के साथ लड़ो, केस वेस में गोली बारूद चलेगा तो पैसा तो खर्च होता है ना भाई। बिना पैसा खर्च हुए तो लड़ाई होगा नहीं। अब राजा यहाँ देख रहा है कि राजकोष खाली है, राजकोष में पैसा ही नहीं है, तो अब बेचारा सोच रहा है कि यार हम तो अभी तक एक ही शादी किए हैं ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से, मैरी एंटोनेट से, अब तो शादी वादी करेंगे तो खर्चा ज्यादा होगा। लेकिन खर्चा होने का कारण क्या था कि जो फ्रांस का युद्ध चल रहा था ना कई देशों के साथ, उसमें उसको बहुत पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे उसके। वित्तीय संसाधन कहने का मतलब है जहां से उनको अर्निंग हो रहा था, जहां से वो पैसे कमा रहे थे, वो उनके पास आ ही नहीं रहा था। आगे की स्लाइड में मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए, मैंने आपको बोला था मैरी एंटोनेट के बारे में बताऊंगा, जो लुई 16वां की पत्नी थी। देखिए, यही खूबसूरत महिला जो है वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी भी हैं और लुई 16वें सम्राट की धर्म पत्नी भी है, और ये शायद उनके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। लेकिन हालांकि बच्चों के बारे में कोई जिक्र हमारे फ्रांसीसी क्रांति में आपके क्लास 9th में नहीं है, तो आप सिर्फ राजकुमारी पे ही ध्यान दें। ये है मैरी एंटोनेट, जो लुई 16वें सम्राट की पत्नी थी। अब रानी को हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं वर्साय के विशाल महल और राज दरबार के शानो शौकत। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के अंदर आपको वर्साय के महल के बारे में भी जानना। बड़ा खूबसूरत महल था जहां पे राजा रहता था। अब राजा के रहने के लिए जो जगह होगा, जो महल होगा, वो तो खूबसूरत होगा ही ना, वो बढ़िया होता ही है। तो वर्साय के विशाल महल और राज दरबार का शानो शौकत बनाए रखने की
फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। अब राजा के पास पैसे न इसलिए भी था क्योंकि वर्साय पैलेस जो था वो बहुत बड़ा था और उसके रख रखाव में ना बहुत पैसे खर्च होते थे, बहुत ज्यादा मुद्रा उसमें लगता था, बहुत ज्यादा लिब्रे उसमें खर्च होता था। तो लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दिया था। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फ्रांस ने अलग अलग देशों को आजाद करने के लिए युद्ध किया था, जिस कारण से इसको बहुत ज्यादा कर्ज का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि वो पहले से 2 अरब लिब्रे के बोझ में डूबा हुआ था। 2 अरब लिब्रे का बोझ उस पे पहले से था, लेकिन जब उसने अलग अलग देशों से लड़ना शुरू किया, सहायता शुरू किया, तब इसके ऊपर और ऊपर से अलग से मतलब कि 10 अरब लिब्रे से अधिक का कर्जा और आ गया, मतलब 15 अरब लिब्रे। लिब्रे अब क्या है, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा लिब्रे क्या है। तो लिब्रे वहां की करेंसी है, जैसे हमारे इंडिया में रुपया चलता है ना, अमेरिका में डॉलर चलता है ना, ऐसे ही फ्रांस के अंदर जो उनका करेंसी था उसका नाम था लिब्रे। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब ये देखिए वर्साय पैलेस है। वर्साय मतलब जिस महल के ऊपर फिजूल खर्ची में लुई 16 का बहुत सारा धन खत्म हो रहा था, व्यय हो रहा था, खर्च हो रहा था, ये वही पैलेस है। आप इसके शानो शौकत को देखिए, बहुत एचडी इमेज तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि कहां 1774 और कहां 2025, कितने 100 साल हो गए इस बात को गुजरे हुए। तो इस इमेज में जो आपको दिख रहा है ये वर्साय के पैलेस के बारे में एक आपको नमूना दिखा गया। इतने बड़े जगह को रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट वहां पे खर्चा होता था। इस कारण से भी लुई 16 का जो राजकोष था, पैसे की कमी थी, इस कारण से भी हो रहा था। नेक्स्ट स्लाइड में फिर से ये आपको वर्साय पैलेस का अंदर का आपको डायग्राम दिख रहा है कि देख लीजिए उस समय भी इतने शानो शौकत से, इतने मतलब छत वत देख लीजिए, दीवारें देख लीजिए, इसका ये पाया वाया देख लीजिए, जमीन देख लीजिए, कितना इस पे खर्चा उस समय होता रहा होगा। अभी के समय में तो बहुत सारी कॉमन सी बातें हैं कि बहुत सारे सिंथेटिक आर्टिफिशियल बने हुए चीजें आ गए, ये सब हाथों का किया हुआ काम है। और उस समय इतनी साफ सफाई के लिए चीजें भी नहीं थी, इसको रखने के लिए, साफ रखने के लिए, क्योंकि राजा रहता था ना। अब राजा गंदगी में तो रहेगा नहीं, गंदगी में तो प्रजा रहता है। हमारे देश के नेता गंदगी में रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते ना। उनके लिए भैया मतलब 56 भोग आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में खाने के लिए, भले ही देश हमारा जो है, वहां की जनता जो है वो भूखे मर जाए, उससे राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही हमारे यहाँ के राजनेताओं को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनको वोट देने वाला जो उनका जनता है वो खा रहा है, मर रहा है, बीमार है, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राजा को इससे क्या फर्क पड़ता है कि जनता वहां पाव रोटी के लिए मर रहा है, पाव रोटी नहीं खरीद पा रहा है, और उसका ही महल के ऊपर कितने ज्यादा पैसों का फिजूल खर्ची हो रहा था। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़िए। सरकार ने कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। अब फ्रांस के ऊपर तो कर्ज हो गया ना 15 अरब लिब्रे का, तो जिन्होंने कर्ज दे रखा था कहा कि भाई पैसा वापस करो। अब कोई कर्ज देगा तो पैसा तो मांगेगा ना, अगर पैसा वापस नहीं कर पा रहे हो तो 10% का ब्याज दो। हम लोग अपने जिंदगी में अगर 3% के ब्याज पे पैसा ले लेते हैं तो लगता है यार 1 लाख का 3,000 जा रहा है हर महीना, दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ तो अरबों का बात है और उस पर से 10% का ब्याज मांग रहा था। अब फ्रांस परेशान, अब फ्रांस के पास तो पैसा पहले ही से नहीं था, राजकोष खाली, 15 अरब लिब्रे का कर्जा। अब बेचारा करे तो क्या करे, अगला पैसा मांग रहा है, पैसा दो, नहीं तो 10% का ब्याज दो। तो 10% का ब्याज भी तो करोड़ों लिब्रे हो जाता ना। तो अब फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत हिस्सा दिनों दिन बढ़ा रहा था, मतलब कि लोगों से अब ये पैसे टैक्स के रूप में वसूलना शुरू किया। कर्ज को चुकाने पर मजबूर हो गया फ्रांस। अपने नियमित खर्च जैसे कि सेना के रख रखाव, अब देश के लिए तो सेना चाहिए, राज दरबार में काम करने वाले जो कर्मचारी थे वो सरकारी कार्यालय में काम करने वाले, विश्वविद्यालय कॉलेज में सरकारी टीचर प्रोफेसर, इन सभी के लिए फ्रांसीसी सरकार को पैसे नहीं थे। तो उसने क्या किया, जो जनता से टैक्स लेता था ना, उस टैक्स में वृद्धि करने के बारे में सोचा। बाध्य हो गया, क्योंकि अब वो जनता से टैक्स नहीं लेगा, कर नहीं लेगा, तो वो इतने बड़े कर्जे को चुकाएगा कैसे। और बात कर्जे चुकाने का ही नहीं है ना, बात तो है कि भाई हमें अपने राज दरबार को भी चलाना है, सेना का भी सैलरी देना है,
कॉलेज विश्वविद्यालय को भी देखना है, जनता को भी देखना है, सड़कों को भी देखना है, हर चीज का रख रखाव करना है। तो यहाँ पे बेचारा बाध्य हो गया टैक्स में बढ़ोतरी करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बट गया। यहां से मुद्दा शुरू होता है, यहां से मेन मुद्दा शुरू होता है कि फ्रांस के जो अंदर जनता था ना, उसको 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। फ्रांस के राजा ने पूरे फ्रांस के लोगों को 3 भागों में बांट दिया। लेकिन यहां पे क्या हुआ, जो तीसरे स्टेट के लोग थे ना, उनके लोगों से ही ज्यादा टैक्स वगैरह वसूला जाता था। पहले स्टेट से नहीं वसूला जाता था, दूसरे स्टेट से नहीं वसूला जाता था, तीसरे स्टेट के लोगों से ही ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूला जाता था, कर वसूला जाता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पहला स्टेट कौन है, दूसरा स्टेट कौन है, तीसरा स्टेट कौन है। तो इन सभी के बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। आगे की स्लाइड में चलते हैं। ये इमेज को देख लीजिए, ये इमेज आपको बुक में भी दिख जाएगा। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। ये जो स्टेट है, ये पूरे फ्रांस के जनता को अलग अलग भागों में बांटा गया। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते हैं। पादरी वर्ग समझते हो, पुजारी। हमारे भारत में पंडित जी होते हैं ना जी, जो मंदिर मंदिर में पूजा पाठ करवाते हैं, ऐसे ही फ्रांस में ना पादरी होते हैं। चर्च, पॉप, फादर, तो ये सब क्या करवाते थे, ये सब वहां पे चर्च तो देखा होगा आपने, 25 दिसंबर को जो हमारे यहाँ होता है, जिसमें कैंडल वगैरह जलाया जाता है चर्चों में जाके, तो यही वो फादर मदर वाले भगवान है। पॉप लोग होते हैं ये। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आता था, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आता था। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आता है, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आता है, तृतीय स्टेट में बहुत सारे लोग आते थे, जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर। सबसे ज्यादा लोग कहां थे, तृतीय स्टेट में। किसी भी देश में मंदिर ज्यादा थोड़ी ना होता है जी, तो वैसे ही मंदिर के पुजारियों की संख्या तो कम ही रही होगी, जिसको हम पादरी कहते हैं। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग को भी समझ लीजिए। राजा भी द्वितीय स्टेट में था, राजा से भी ऊपर था पादरी, पॉप। तो पादरी को सबसे ऊपर रखा गया और द्वितीय नंबर पे आया कुलीन वर्ग, बड़े बड़े जमींदार, राजा के रिलेशन वाले लोग, राजा के भाई बंधु, रिश्तेदार, ये सब कुलीन वर्ग में थे। और ये सब तीसरे वर्ग में जो था, किसानों को ठूस दिया, वकीलों को ठूस दिया, शिक्षकों को ठूस दिया, भूमिहीन को ठूस दिया। मतलब सबसे ज्यादा संख्या अगर हम बात करें तो तृतीय स्टेट का था। लगभग 90% किसान थे। जितने भी लोग थे ना, जितनी भी जनसंख्या थी तृतीय स्टेट में, तीसरे स्टेट की बात मैं कर रहा हूं, उसमें 90% लोग किसान थे, खेती करते थे। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्चों और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। अब सोचिए यहाँ पे क्या बंटवारा हुआ, 90% लोग किसान थे, कहां पे, तृतीय स्टेट में, और 60% पूरे फ्रांस के जमीन पर अधिकार था किसका, पादरी वर्ग का, जो पुजारी थे, जो प्रथम स्टेट में आते थे उनका। दूसरे नंबर पर कुलीन वर्ग के अंदर थे। तृतीय स्टेट में भी मैंने आपको बताया था ना, बड़े बड़े जमींदार लोग भी थे तृतीय स्टेट में, उनके पास। मतलब ज्यादातर लोग भूमिहीन थे, जमीन नहीं था, खेती नहीं कर पा रहे थे, व्यापार नहीं कर पा रहे थे, रोजगार नहीं था, भोजन के लिए पाव रोटी नहीं खरीद पा रहे थे। यहां पे देखिए, प्रथम 2 स्टेट की अगर हम बात कर ले, प्रथम स्टेट जिसमें कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग दोनों आते हैं, इन लोगों को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त था। जन्म लेने के साथ कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था। मतलब और लोगों से अलग अधिकार प्राप्त होना विशेषाधिकार कहलाता है। जब सारे लोगों के सामने कुछ लोगों के पास अधिक अधिकार होगा, कुछ लोगों के पास कम अधिकार हो, और ऐसा घर जहां पे जन्म लेने से, अगर आप कुलीन के घर में जन्म ले लिए, आप पादरी के घर में जन्म ले लिए, तो जन्म लेते ही आपको कुछ अलग अलग अधिकार मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन तृतीय स्टेट वालों के पास ये सब अधिकार नहीं था। तो यहां पे आप मुख्य रूप से समझ लीजिए कि 90% किसान थे तीसरे स्टेट में, लेकिन 60% जमीन पूरे फ्रांस का सिर्फ और सिर्फ प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट के बड़े जमींदारों के पास था। बहुत बड़ा जमीन का भूभाग इन्हीं लोगों के पास था। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बढ़ता हूं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइड के रूप में वसूलता था। देखिए, जो प्रथम स्टेट के लोग जो थे, प्रथम स्टेट में कौन थे, पादरी।
इसके पास ये अधिकार था कि ये तीसरे स्टेट वाले से जाके टैक्स वसूल सके। अब सोचिए, तीसरे स्टेट वाले लोगों से टैक्स वसूलने का विशेषाधिकार चर्च के पादरियों के पास था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को, सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इस करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और कई प्रकार के अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। यहां पे बड़े मुद्दे को ध्यान से समझिए। जो चर्च के द्वारा टैक्स लिया जाता था उसे हम टाइद कहते हैं, दौ लगा हुआ है इसके अंदर। लेकिन जो कुलीन अर्थात राजा के द्वारा टैक्स लिया जाता था उसे हम टाइल कहते थे। तो कुछ प्रत्यक्ष टैक्स भी था और कुछ अप्रत्यक्ष टैक्स भी था। अब हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं अगली स्लाइड में। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। अप्रत्यक्ष टैक्स कहने का मतलब है जो टैक्स डायरेक्टली न दिया जाता हो, डायरेक्ट वसूल नहीं किया जाता हो, लेकिन आप जो चीजों का उपयोग प्रतिदिन करते हो, चाहे वो पाव रोटी हो जाए, चाहे वो तंबाकू हो जाए, नमक हो जाए, शराब हो जाए, दारू हो जाए, सिगरेट हो जाए, गुटखा हो जाए, इन पे भी सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से टैक्स वसूला जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ और करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। मतलब राज्य का जितना भी खर्चा हो, पादरियों का जितना भी खर्चा हो, ये सब कहीं ना कहीं जबरन तीसरे स्टेट के लोगों से वसूल किया जाता था, उनसे जबरन लिया जाता था। इसी कारण से तृतीय स्टेट के लोग दिन प्रतिदिन दबते चले गए। यहां पे फ्रांसीसी क्रांति का जो आधा चैप्टर है ना वो समाप्त हो गया, तो इसे हम पार्ट 1 रखते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको समझने में ज्यादा आसानी होगा। तो पार्ट 1 के अंदर आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में समझाया गया, वास्तिल किला के बारे में बताया गया, टाउन हॉल के सामने 700 लोगों की भीड़ ने क्या किया उसके बारे में बताया गया। इसके अलावा कैसे फ्रांसीसी राजा का राजाभिषेक हुआ, क्या उस समय का दौर था, कैसे समय में वो था, क्या उसकी पत्नी का नाम था, पत्नी कहाँ की रानी थी, ये सारी चीजें हो चुकी है। टैक्स कैसे वसूला जाता था, फ्रांस के लोगों को कैसे अलग अलग भागों में बांटा गया था, तो ये सब प्रमुख मुद्दा था जो आधे वीडियोस में मैंने कवर कर लिया। अब इसके पार्ट 2 के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। पार्ट 1 में ये सारी चीजें आ गई है। अब मैं आप सभी को इन सभी चैप्टर के बाकी के जो रेस्ट टॉपिक हैं इनको पार्ट 2 में समझाने वाला हूं। तो आशा करता हूं कि पार्ट 1 में दिए गए वीडियोस में आपको जो जानकारी मिली है वो सभी पसंद आए होंगे। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।